बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ और मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज का वीलॉग जो है वो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के बारे में है। आप पाकिस्तान इकॉनमी के बारे में तो बहुत कुछ सुन रहे होंगे कि इस वक्त शदीद इकॉनमी प्रॉब्लम में है और हमारे पास दो ही जरिए हैं जहां से पाकिस्तान में डॉलर आ सकते हैं। एक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है और दूसरा जो हमारे रेमिटेंस आती है, जो फॉरेन वर्कर्स बाहर काम करते हैं। इस वक्त तकरीबन कोई 4.4% डिप है मंथ ऑन मंथ ऑन एक्सपोर्ट। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि इस वक्त लगता ही है कि इस साल के आखिर तक हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन कोई 16 से 20% के करीब कम होगी एज कंपेयर टू 2022। और इसी तरीके से हमारी रेमिटेंस भी जो है इस वक्त जो फॉरेन वर्कर्स की है वो तकरीबन 19% डाउन है। तो ये दोनों एरियाज जो हैं वो जहां से डॉलर मुल्क में आते हैं वो शदीद इस वक्त प्रॉब्लम में हैं। और दूसरा, हम IMF में चले गए हैं या जा रहे हैं और वहां पर तो उसके लिए मैं यहाँ टच नहीं करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। और मैंने जब पिछला वीलॉग पाकिस्तान के एक्सपोर्ट के बारे में किया था और 10 वो आइटम्स बताए थे कि जो मेजर आइटम्स हैं जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, तो मैं एक छोटा सा रिकैप कर देता हूं कि तकरीबन 60% ऑफ जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की वो चार जो कैटेगरीज हैं कॉटन की, और आपकी जो एसेसरीज हैं कॉटन से रिलेटेड, या आपके बेडशीट हैं, हर किस्म की जो चार डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो 60% ऑफ द एक्सपोर्ट है। नंबर टू, फिर आपके बाकी जितने भी हैं उसमें फिर राइस आ जाता है, फिर उसके अंदर आपके लेदर आ जाता है, कॉपर आ जाता है, IT आ जाता है। तो ये तकरीबन कोई 10 की करीब मैंने आइटम्स बताए थे और मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा ताकि उसे देख लें। और वो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, सिर्फ उसको अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है। आज का जो फोकस है वो जरा सा हटकर है और वो ये है कि जी हम ये तो बहुत कहते हैं कि जी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हम किस एरिया में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। मेरी एक्सपर्टीज चूंकि ज़्यादा बैंकिंग और टेक्निकल साइड की है, लेकिन फिर भी मैं ये देख सकता हूं कि कहां पर जो है वो ईयर ऑन ईयर इजाफा हो रहा है और कौन सी एरियाज हैं जिन पे फोकस नहीं है। तो मैंने तीन चीजें बताई थी पिछले वीलॉग में कि जो हमारा प्रॉब्लम है एक्सपोर्ट का। पहला ये है कि हमने डाइवर्सिफिकेशन नहीं की है, प्रोडक्ट में भी और कंट्रीज में भी। प्रोडक्ट में ऐसे कि जी हमारे पास चंद 8-10 चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और उसके अलावा हमने उसे डाइवर्सिफाई नहीं किया। दूसरा, हमारा कंट्रीज कि हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो है वो जाती है यूरोप, USA, UK। हमने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया अफ्रीका को, सिर्फ मेरा ख्याल है 2% या 3% अफ्रीका को जाती है एक्सपोर्ट हमारी। तो हमने ना कंट्रीज डाइवर्सिफाई की हैं, ना हमने प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई। दूसरा हमारा प्रॉब्लम जो है वो है प्रोडक्टिविटी, कि हमारे जो लोग काम करते हैं और जो हमारे पास मशीनें हैं और जो हमारा तरीक़ेकार है उसमें जो हमारे कंपिटिटर्स हैं, जैसे बांग्लादेश गारमेंट के अंदर है, वो हमसे कोई 20 to 30% बेहतर प्रोडक्टिविटी है। मसलन ये कि अगर हम 100 शर्ट्स 2 दिन में बनाते हैं तो वो शायद 260 शर्ट्स बनाते हैं। तो ये एक प्रोडक्टिविटी का इशू है जो जिसमें फैक्ट्री ओनर्स को भी देखना है, प्लस हमारी जो मशीनें लगी हैं वो शायद पुरानी हैं या हमारे वर्कर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग की बात है। तो प्रोडक्टिविटी एक एरिया। तीसरा हमारा ये है कि हमारे पास जो ऑलरेडी बहुत से आइटम्स हैं उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। और यही हमारा फोकस आइंदा रहेगा एक्सपोर्ट के बारे में, कि हम ये बताएं कि कौन से एरियाज हैं जिन पे काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज बता रहा हूं जो कि किसी को नहीं मालूम है और मैं यहां पर उसको बताने जा रहा हूं।
बहुत से गवर्नमेंट में लोग जो इसके ऊपर काम करते हैं और एक्सपोर्ट में हैं, वो उन्हें पता है ये बात। तो पाकिस्तान में एक चीज जो तकरीबन कोई 200% जिसकी इंक्रीज आई है 2020 से लेके 2022 तक, और वो है कॉपर। अब कॉपर जो है वो बड़ा हैरान कुन है कि लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, कि कैसे एक जो कॉपर 400 मिलियंस की कॉपर की एक्सपोर्ट होती थी, वो सडनली जो है 900 मिलियंस की एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई कॉपर की, जो कि लास्ट ईयर की डाटा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हुआ क्या है। तो एक तो बात ये है कि पहले तो ये पता चल जाए कि ये कॉपर है क्या चीज। देखें, ये मसलन मैं आपको पहले सैंडक प्रोजेक्ट का बता दूं कि सैंडक एक बलूचिस्तान में जगह है जहां पर ये प्रोजेक्ट काफी पहले लगा, तकरीबन कोई अब 7-8 साल हो गए हैं, और ये चाइना ने लगाया था। और वहां पर हम जो माउंटेन्स हैं उनको हम माइनिंग करके और वहां से ये कॉपर वहां से निकालते हैं। अच्छा, एक चीज जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कहते हैं गोल्ड पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और फिर हम कहते हैं कॉपर है, ये समझने की चीज है कि चाहे वो गोल्ड है या सिल्वर है या कॉपर है, उसके जो ब्रिक्स होते हैं वो कॉपर फ्लैप्स कहलाते हैं। तो उसमें गोल्ड की परसेंटेज 5% भी हो सकती है और 50% भी हो सकती है, लेकिन वो कहलाएंगे फिर भी कॉपर फ्लैप्स। उसमें कॉपर की परसेंटेज ज्यादा होती है। इसी तरह उसमें सिल्वर भी होता है और उसमें आयरन भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम ये कहते हैं कॉपर, तो ये सिर्फ कॉपर एक्सपोर्ट हो रही है। एक्चुअली वो पूरा फ्लैब एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कि वहां पर सैंडक में बनाया जाता है, और उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है। और ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है, क्योंकि सिर्फ माइनिंग ही काफी नहीं है। इसके प्रोसेस के अंदर माइनिंग होती है, ब्लास्ट होता है, वहां से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो लेके आए जाते हैं क्रैशिंग साइट के ऊपर, वहां से उसे क्रैश किया जाता है। क्रैश करने के बाद उसको जो है एक खास मशीन के थ्रू जो है गुजारा जाता है, और उसकी जो डस्ट होती है वो उस फिर तीसरे लेवल पे लेके जाई जाती है, और उसे फिर मेल्ट किया जाता है बहुत हाई वोल्टेज के हाई उसके अंदर। तो वो फिर क्या होता है, मेल्ट होने के बाद फ्लैप्स बनते हैं, और ये फ्लैप्स जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, और चूंकि वो बहुत एक्सपेंसिव भी होती है, कि हम फिर उस फ्लैब से अलग कर सकें गोल्ड को, सिल्वर को, कॉपर को, आयरन को, और अगर कोई और भी चीज है उसको। और इसकी प्राइसिंग इस तरह से होती है कि जब ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं तो उसके अंदर कितनी मिकदार गोल्ड की है, कितनी मिकदार सिल्वर की है, कितनी कॉपर की है, उसकी जो परसेंटेज है उसकी बेसिस के ऊपर इंटरनेशनल प्राइस बनती है, जिसकी बेसिस पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब सैंडक प्रोजेक्ट में दो बातें हो सकती हैं जो एकदम से इतनी ज्यादा उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। मेरा नहीं ख्याल कि प्रोडक्शन कोई बहुत ज्यादा हमने उसमें फैक्ट्री को इन्हेंस किया है। जो मुझे लगता है वो ये कि एक तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड, कॉपर और सिल्वर की प्राइस इंक्रीज हुई है, और उसकी वजह से जो वैल्यू है उस स्लैब की वो बढ़ गई है। तो 2022 में और 2021 में जो प्राइसिंग थी उसका एक बहुत बड़ा फर्क आया है, जो हम जब बात करते हैं कि डॉलर टर्म के अंदर कॉपर हमने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया है सडनली। दूसरी चीज जो है वो ये भी हो सकता है कि जो अब चूंकि वो बिल्कुल डीप लेवल पे जा चुका है माइनिंग, तो वहां पर जो हम इस वक्त माइनिंग कर रहे हैं उसमें शायद गोल्ड की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा आ गई हो या सिल्वर की ज्यादा आ गई हो। तो उस सूरत के अंदर पैब की जो प्रोडक्शन तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान में अब तक जो मेरी मालूमात है उसके हिसाब से तो सिर्फ सैंडक का प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है। अभी हम बात करेंगे रेकोडेक के ऊपर भी, और यही मेरा मकसद था कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक एरिया है जिसमें कॉपर में पाकिस्तान तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। इसका मतलब ये है कि टेक्सटाइल के बाद ये शायद दूसरा बड़ा या तीसरा बड़ा
एरिया बन सकता है। अभी तकरीबन ये कोई 6th या 7th लेवल के ऊपर है ओवरऑल एक्सपोर्ट के अंदर। लेकिन जिस तरह से अब ये रैकोडेक प्रोजेक्ट आ रहा है और उससे हमारी कॉपर की प्रोडक्शन काफी इंक्रीज होगी, तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये प्योरली हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो मैं उस हिस्ट्री के अंदर नहीं जाना चाहता कि रैकोडेक के जब आया प्रोजेक्ट 1992 में स्टार्ट हुआ तो क्यों अब तक वो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकी। तो ये स्टोरी आपको बहुत सी जगह से मिल जाएगी कि इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज थे। कुछ पाकिस्तान में जो यहाँ की अदलिया है उसने भी एक डिसीजन लिया, फिर जो है बलूचिस्तान और सेंट्रल गवर्नमेंट के मसले थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम। और इसके ऊपर फिर वर्ल्ड बैंक के अंदर और इंटरनेशनल जो अदालत है उसके अंदर उस कंपनी ने जो है वो सू कर दिया पाकिस्तान को, और तकरीबन कोई $6 बिलियन की उन्होंने उनको हमें पे करने थे, और हम वो मुकदमा हार गए। इस पूरे 3-4 सालों में हम वो मुकदमा हार गए। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, पिछले 1-2 साल में नेगोशिएट किया, और नेगोशिएट करके हमने उनसे ये एग्री कर लिया, ना सिर्फ ये कि बेटर टर्म एग्री कर ली, बल्कि ये भी किया कि हम आपको कोई पैसे पे नहीं करेंगे। और वो तकरीबन कोई कहता है 11 बिलियन के करीब है, कोई कहता है 6 बिलियन। जो मेरी मालूमात है अब तक जो CNBC के ऊपर मैंने उनका प्रोग्राम देखा है उसके अंदर उन्होंने सिर्फ 6 बिलियन का बताया कि वो 6 बिलियन जो है नेगोशिएट हो गए और वो अब पाकिस्तान को नहीं देने पड़ेंगे। इसी तरीके से ये जो लीज है ये 50-50 बेसिस के ऊपर हुई है कि उसमें 50% जो है वो उस कंपनी का है और 50% पाकिस्तान का है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि एक एग्रीमेंट हो गया है। और अब मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली जो इसके बैरक कंपनी है उसके जो CEO हैं उनका है नाम मार्क ब्रिस्टो। मार्क ब्रिस्टो का एक इंटरव्यू CNBC ने दिया, और उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया वेरी रिसेंटली, और उसमें उन्होंने कहा कि हम $7 बिलियन इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। और अब पाकिस्तान में देखें, यहाँ पर जो नंबर्स बताए जाते हैं, एक तो प्रॉब्लम ये है कि वो बगैर किसी अथेंटिकेशन के नंबर होते हैं। मैंने बहुत से यहाँ के जो व्लॉग्स या दूसरी चीजें देखी उसमें बताया जाता है कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा ये जो कंपनी है बैरक, जबकि वो सिर्फ 7 बिलियन। मैं आपको ये CNBC की वो भी दिखा देता हूँ जो रिसेंटली इंटरव्यू हुआ है उसके स्क्रीनशॉट, और वो ये है कि 7 बिलियन सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 बिलियन नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी चीज है, और वो एक हम एग्जेजरेट करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि ये जो यूट्यूबर्स व्लॉग करते हैं उनका ये होता है कि दे क्रिएट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। तो बहुत सी जगह मैंने देखा कि जी 1000 बिलियन की जो है ये गोल्ड है वहां पर, किसी ने कहा 260 बिलियन की है, जबकि कंपनी सिर्फ ये कहती है कि यहाँ पर 100 बिलियन का गोल्ड या दूसरी जो चीजें हैं उसकी वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वैल्यू बिटवीन 200 to 260 तो हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये 1000 बिलियन की वहां पर एसेट्स मौजूद हैं। जो एसेट्स हैं वो तकरीबन 100 बिलियन, बट इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो कहते हैं ना कि जी कोई शख्स जो है वो अरबपति है लेकिन उसके हाथ में एक पाई भी नहीं है। या बैंकर्स, हम जैसे बैंकर जो हैं, जब हम बैंक में होते हैं तो हम अपने मदर को ओल्ड एज में बताते थे कि जी हमारे तो अरबों रुपए हमारे हाथ से जाते हैं, लेकिन क्या वो हमारे हैं? नहीं, वो हमारे नहीं है, वो लोगों के। तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो 100 बिलियन है, 200 बिलियन है या 1000 बिलियन है। आपके पास अभी तक कुछ नहीं आया है। अब ये प्रोडक्शन कब स्टार्ट होगी ये भी नहीं पता है, लेकिन अगर इस साल ये प्रोजेक्ट एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्टिवेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कि जो कि फर्स्ट जो ऑस्ट्रेलियन फर्म ने इस पे काम शुरू किया था, जिसने कि पूरी रिसर्च की थी और ये बताया था कि कितने एरिया के अंदर ये गोल्ड है, और ये बेसिकली सैंड है, ये सैंड के अंदर पहाड़ है। तो ये सहरा है चागी के पास,
और उसके अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया उस ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने कि इतने एरिया के अंदर जो है ये इतना गोल्ड या सिल्वर या कॉपर मौजूद है। और उसके ऊपर उन्होंने डेफिनेटली वो थोड़ी बहुत माइनिंग भी की। और तो बेसिक वर्क किसी हद तक माइनिंग का वहां पर एक चीज डेवलप है। अब सिर्फ उसको जो फैक्ट्री लगानी है जिसके अंदर वो आके क्रैश होगा, क्रैश होके वो बॉयलर में जाके उसमें जाके उसको मेल्ट किया जाएगा और उसके फैब बनाए जाएंगे और फिर फैब एक्सपोर्ट होने शुरू होंगे। अगर तो हम ये कोशिश करें कि 2023 के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट को एक्सपेडाइट करके और इसको रन कर दें, तो 2024 के अंदर जो एक्सपेक्टेशन उस कंपनी की है वो ये है कि 1 बिलियन का एक्सपोर्ट हो सकता है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर वहां से। अब चूंकि रेकोडेक के अंदर ये एक एडवांटेज है एज कंपेयर टू सैंडेक, कि रेकोडेक के अंदर जो गोल्ड की तादाद ज्यादा है। असल पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जो माइनिंग होती है उसमें 1% से लेके और 50%, 60% तक भी गोल्ड हो सकता है। बाकी जो है वो कॉपर, सिल्वर और आयरन और दूसरी चीजें होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि इसको ले जाके एक फैक्ट्री में डालते हैं और वहां पर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार के गोल्ड को अलग करते, कॉपर को अलग करते, सिल्वर को अलग करते हैं और फिर उसको मार्केट में उसके स्लैब्स बना के या उसकी जो ब्रिक्स बना के वो सेल करते हैं। और चूंकि ये कंपनी जो ब्रिक्स है ये दुनिया की टॉप 4-5 कंपनीज में है जो कि माइनिंग करते हैं। ये खुद जो है तकरीबन कोई 13 प्लेसेस में मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर माइनिंग कर रही है और ये गोल्ड भी सेल करती है। तो इसका यही नहीं है कि सिर्फ ये यहां से जब लेके जाएंगे उन फैब्स को, तो फैब्स के साथ फिर वहां पर उसको प्रोसेस करेंगे जो भी उनकी फैक्ट्री है जहां पर, फिर वो वहां पर भी पैसे बनाएंगे। यकीनी बात है कि यहाँ से पैसे जो होंगे वो तो हमें सिर्फ उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू के ऊपर मिलेंगे, लेकिन वहां पर जब वो उसको मेल्ट करके और गोल्ड को अलग करेंगे और कॉपर को अलग करेंगे तो उस सूरत के अंदर उनको वहां पर एक और प्रॉफिट भी आएगा। और तीसरा ये कि गोल्ड की प्राइस आइंदा चलकर मार्केट में क्या रहती है। तो ये तीनों फैक्टर को लेके जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस ऊपर जाती है या कॉपर की प्राइस ऊपर जाती है, तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक है। जब गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी तो सिल्वर उसको फॉलो करता है और जब सिल्वर फॉलो करता है तो कॉपर उसको फॉलो करता है। ये एक ट्रेंड है कि गोल्ड के साथ ये लिंक है। तो जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी हमारी ये जो एक्सपोर्ट है वैल्यू टर्म के अंदर ये भी बढ़ेगी। और एक बात जो अपने इंटरव्यू में CNBC को देते हुए उनके CEO जो हैं मार्क ब्रिस्टो, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में चूंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि एक फास्ट ट्रैक के ऊपर डबल प्रोडक्टिविटी लें। यानी मतलब ये कि अगर वो माइनिंग करें तो वो मल्टीपल प्लेसेस पे करें, इसी तरह जो फैक्ट्रीज उनकी हो उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी हो ताकि वो उसको डबल कर सकें प्रोडक्शन को। तो ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को देख के कह रहे हैं कि हम कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं पाकिस्तान से। और हम ये देख रहे हैं कि हम अगर जब उसे एक्सपोर्ट करेंगे तो ये 1 बिलियन। सो ये जहन में रखें कि अगर ये फैक्ट्री ये जो रेकोडेक है इसकी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है साल के आखिर तक, तो अगले साल हमारी टोटल कॉपर की प्रोडक्शन, क्योंकि 900 तक तो ये अभी पहुंच चुकी है हमारी एक्सपोर्ट, ये तकरीबन कोई $2 बिलियन की हमारे पास या इससे थोड़ी ज्यादा हमारे पास एक्सपोर्ट सिर्फ कॉपर की होगी। और ये हमारे पास इस वक्त हम पाकिस्तान जो है दुनिया अगर ये एक्सपोर्ट करना शुरू करता है तो टॉप आई थिंक 10 कंट्रीज के अंदर होगा। एक टाइम में इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था लेकिन अब वो इंपोर्ट्स कर रहा है क्योंकि उसकी अपनी कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो वो अब एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, वो अब इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है अब उन कंट्रीज में आ जाएगा जो कि एक बड़े लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज का वीलॉग हम सिर्फ और सिर्फ इस कॉपर के ऊपर रखते और बाकी जो है हम अगला जो सेशन करेंगे शायद वो हम एक और आइटम के ऊपर करें जो कि टेक्नोलॉजी है।
और टेक्नोलॉजी के ऊपर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या प्रोस्पेक्टिव है इस साल और अगले साल के लिए। जहां तक बात है इस कंपनी की, बैरिक बैरिक कंपनी जो है इट इज डूइंग वेरी वेल। इसका जो शेयर्स हैं वो तकरीबन $20 का है इस वक्त, और पिछले 3 साल की अगर हम परफॉर्मेंस लें तो बैरिक की परफॉर्मेंस ये है कि 70% इसका शेयर इंक्रीज हुआ है, और कंटिन्यूअस इसकी परफॉर्मेंस और रेवेन्यू तकरीबन 14 बिलियन का रेवेन्यू है। आउट ऑफ दैट अराउंड 4.7 बिलियन की इनका प्रॉफिट है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि हम कहीं बाहर अच्छी चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कर रही है, और उसका एक बेनिफिट ये आएगा कि इसके शेयर्स जो हैं आइंदा दिनों में तकरीबन, मेरा अपना असेसमेंट है कि तकरीबन 30 से 40% इंक्रीज होंगे। तो मैं यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन चूंकि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो कंपनी अब अंडरटेक कर रही है, और अगले 2 से 3 साल में उनके शेयर प्राइस यकीनी पे बहुत बढ़ेंगे। और एक और रीजन भी उसका ये है कि एक प्रोजेक्शन ये भी है कि गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी। तो दोनों सूरतों में मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। और यहाँ मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। ये तकरीबन 13 जगहों के ऊपर माइनिंग कर रही है, इनके पास एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है। तो इसको जहन में रखते हुए मैं आई एम वेरी पॉजिटिव कि अगले साल जो है से कॉपर की जो है एक चीज, या मैंने तीसरी दफा बता रहा हूं कि कहीं भी आप एक्सपोर्ट में ये नहीं देख सकेंगे कि गोल्ड एक्सपोर्ट हो रहा है। जब भी आप देखेंगे किसी भी एक्सरसाइज के अंदर, तो वहां पर कॉपर का नाम आएगा, क्योंकि इसको दुनिया भर में कॉपर फ्लैप्स कहते हैं, चाहे उसमें परसेंटेज ऑफ गोल्ड कितनी ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं वीलॉग ख़त्म करता हूँ। आप मुझे एक्सपोर्ट के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इस किस्म की वीडियोस मैं करता हूँ वो आप तक उसका मैसेज पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच जी।